एक सुनसान जंगल के बीच धुंधली चांदनी के नीचे 19 साल की एक नौजवान लड़की का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। क्या यह एक साधारण आत्महत्या थी? बिल्कुल नहीं। उसके हाथों पर खरोंचों के निशान, जमीन पर इधर उधर पड़ी चप्पलें और टूटी हुई स्क्रीन वाला एक मोबाइल फोन सब एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक हत्या थी, एक नकली घटनास्थल जिसे बेरहमी से पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। सपनों से भरी उस छात्रा की जिंदगी इतनी बेरहमी से किसने छीनी और क्यों? एक सांस रोक देने वाली जांच अब शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के देवीपुर गांव की एक सर्द सुबह। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था और खेतों पर धुंध की एक पतली चादर बिछी हुई थी। गांव के 4 किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह लकड़ियां बीनने और अपने खेतों की तरफ जाने के लिए घर से निकले थे। हवा में शांति थी, सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो गांव के बाहरी छोर पर मौजूद आम के बाग के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। कौवों का एक बड़ा झुंड बाग के अंदर एक ही आम के पेड़ पर बैठकर बहुत शोर मचा रहा था। उनका कांव कांव करना अशुभ और बेचैन करने वाला था। आज ये कौवे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? एक किसान ने कहा। जिज्ञासावश वो चारों धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी, जैसे कि पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया हो। और फिर उन्होंने जो देखा, उसने उनकी रूह कंपा दी। आम की एक नीची डाल से एक रस्सी के सहारे एक जवान लड़की का जिस्म लटका हुआ था। उसने फूलों वाली एक सुंदर पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के एक हिस्से को ढके हुए थे। हवा के हल्के झोंके से उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। वो चारों जैसे पत्थर के बन गए हों। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। कुछ पल की स्तब्धता के बाद उनमें से एक किसान चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागा, सरपंच को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। उस शांत सुबह देवीपुर गांव की मासूमियत हमेशा के लिए खो चुकी थी। बाग में लटका हुआ वो जिस्म सिर्फ एक लाश नहीं था, वो एक सवाल था। एक ऐसा भयानक सवाल जिसका जवाब पूरे गांव को दहलाने वाला था। कुछ ही देर में गांव की शांति पुलिस के सायरन की आवाज से टूट गई। सरपंच की सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना और जिले से जांच अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत आम के बाग के उस हिस्से की घेराबंदी कर दी और भीड़ को दूर हटा दिया। मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ को। विक्रम राठौड़ एक 40 वर्षीय अनुभवी और तेज दिमाग वाले अफसर थे, जिनकी नजरें किसी भी घटनास्थल में छिपे छोटे से छोटे सुराग को भी ढूंढ निकालती थीं। पहली नजर में यह मामला एक दिल टूटने के बाद की गई आत्महत्या जैसा लग रहा था। एक जवान लड़की, एक सुनसान जगह। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने घटनास्थल का मुआयना करना शुरू किया, उनके अनुभव ने उन्हें बताया कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। सबसे पहले उनका ध्यान उस रस्सी पर गया जिससे लड़की का शरीर लटका हुआ था। रस्सी काफी नई थी और उस पर लगाई गई गांठ बहुत ही अजीब और कच्ची थी। वैसी नहीं जैसी कोई फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। पेड़ की डाल भी जमीन से ज्यादा ऊंची नहीं थी। जब फॉरेंसिक टीम ने बड़ी सावधानी से लड़की के शरीर को नीचे उतारा, तो शक और भी गहरा हो गया। पीड़िता के हाथों और गले पर संघर्ष के साफ निशान थे। उसकी कलाइयों पर खरोंचें थीं, जैसे उसने किसी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की हो। उसके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। इसके बाद टीम ने पेड़ के नीचे की जमीन की जांच की। घास बुरी तरह से रौंदी हुई थी, जो एक संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी। और सबसे बड़ा सबूत, पीड़िता के छोटे पैरों के निशानों के साथ साथ वहां मिट्टी में एक मर्द के बड़े आकार के जूतों के गहरे निशान भी मौजूद थे। एक टूटी हुई चप्पल घटनास्थल से कुछ दूर पड़ी थी। पास में ही एक मोबाइल फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक ठंडी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह एक हत्या है। किसी ने लड़की की हत्या करने के बाद हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। यह एक नकली घटनास्थल है। उसी पल यह मामला एक दुखद मौत की जांच से बदलकर
एक क्रूर हत्या की जांच में तब्दील हो गया। अब सवाल यह नहीं था कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, अब सवाल यह था कि यह किसने किया। एक अनजान कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने मृत शरीर की पहचान की, इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के लिए इस जांच का सबसे मुश्किल काम सामने आया। उन्हें यह खबर पीड़िता के परिवार को देनी थी। देवीपुर गांव के दूसरे छोर पर खेतों के बीच एक साधारण सा कच्चा पक्का घर था। यह शर्मा परिवार का घर था। जब पुलिस की जीप घर के सामने आकर रुकी तो अंजलि की मां दरवाजे पर ही मिल गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का एहसास हो। एक महिला कांस्टेबल ने धीरे धीरे उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनना था कि वो वहीं दरवाजे पर ही बेसुध होकर गिर पड़ी। उनकी दिल दहला देने वाली चीख ने जैसे पूरे गांव के सन्नाटे को चीर दिया। अंजलि के पिता, एक मेहनती किसान जो अभी अभी खेतों से लौटे थे, अपनी पत्नी की चीख सुनकर बाहर भागे। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वो पत्थर के हो गए। वो रोए नहीं, चीखे नहीं, बस अपनी बेटी की फटी पुरानी तस्वीर को हाथ में लेकर शून्य में घूरते रहे। उनका छोटा भाई, जो अभी 10वीं कक्षा में था, अपनी बहन की किताबों को सीने से लगाकर चुपचाप सिसकियां ले रहा था। उस घर में दुहक का एक ऐसा समंदर उमड़ पड़ा था जिसकी कोई थाह नहीं थी। तो आखिर कौन थी यह अंजलि शर्मा, जिसके जाने से एक पूरा परिवार और पूरा गांव मातम में डूब गया था? अंजलि सिर्फ 19 साल की एक लड़की नहीं थी। वो अपने गरीब किसान मां बाप की उम्मीद थी, उनका गर्व थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी 12वीं कक्षा में प्रथम आती थी। वो स्कूल के बाद अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी और अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करती थी। लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ गांव, खेत और किताबों तक ही सीमित नहीं थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अपने साधारण से मोबाइल फोन से अपने गांव की, खेतों की और उगते हुए सूरज की बहुत सुंदर तस्वीरें खींचती थीं। वो इन तस्वीरों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डालती थी और हमेशा कहती थी कि वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि उसका गांव कितना सुंदर है। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो 12वीं के बाद पर्यटन की पढ़ाई करे। वो एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहती थी। वो कहती थी, मैं अपने देश की कहानियां दूसरे देश के लोगों को सुनाना चाहती हूं। वो इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए। उस शाम जब वो आखिरी बार घर से निकली थी तो उसने अपनी मां से कहा था कि वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए कुछ तस्वीरें खींचने जा रही हैं। उसने अपनी सबसे सुंदर फूलों वाली पोशाक पहनी थी। कौन जानता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें होंगी। जैसे जैसे यह खबर फैली, शर्मा परिवार के घर पर गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई उस परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर कोई उस हंसती खेलती सपनों से भरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के लिए यह मामला सिर्फ एक और हत्या की फाइल नहीं था। यह अंजलि शर्मा नाम की एक लड़की को इंसाफ दिलाने की एक जिद बन चुका था। एक ऐसी लड़की जिसके सपनों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया था। अंजलि शर्मा की पहचान होने और हत्या की पुष्टि के बाद इस मामले को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। टीम का पहला काम था घटना स्थल पर वापस जाकर हर उस सुराग को इकट्ठा करना जो कातिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता था। टीम एक बार फिर उस मनहूस आम के बाग में पहुंची। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल के हर एक इंच की छानबीन शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जमीन पर मौजूद मोटरसाइकिल के टायरों के निशानों के प्लास्टर कास्ट तैयार किए। टायर एक आम कंपनी के थे, लेकिन उन पर घिसावट का एक खास पैटर्न था जो उस वाहन के लिए एक उंगलियों के निशान की तरह था। ये निशान दिखाते थे कि मोटरसाइकिल बाग के अंदर आई थी और फिर बहुत तेजी से वापस मुड़कर बाहर निकली थी। दूसरा अहम सुराग था पेड़ की एक निचली टहनी में फंसा हुआ कपड़े का एक छोटा नीला टुकड़ा। संघर्ष के दौरान शायद कातिल की कमीज से यह टुकड़ा फटकर वहां उलझ गया था। इसे बड़ी सावधानी से एक सबूत के बैग में रखा गया ताकि इसके रेशों का मिलान किसी संदिग्ध की कमीज से किया जा सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था अंजलि का टूटा हुआ मोबाइल फोन।
हालांकि उसकी स्क्रीन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सही सलामत था। आज के जमाने में एक मोबाइल फोन किसी भी इंसान की जिंदगी की पूरी कहानी बयान कर सकता है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके संदेश, उसकी तस्वीरें और उसकी आखिरी लोकेशन। फोन को तुरंत साइबर फॉरेंसिक यूनिट के पास डेटा रिकवरी के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जमीन पर मिले मर्द के जूतों के निशानों से संदिग्ध के जूते का नंबर और उसके अंदाजन कद और वजन का भी पता चल गया था। जांच दल ने अंजलि के परिवार और उसकी सहेलियों से भी पूछताछ शुरू की, ताकि उसकी मौत से पहले के आखिरी कुछ घंटों का एक सटीक टाइमलाइन बनाया जा सके। वो आखिरी बार किससे मिली थी? क्या उसने किसी को अपनी परेशानी के बारे में बताया था? शाम ढलते ढलते जब जांच दल घटनास्थल से वापस लौटा, तो उनके पास कातिल का चेहरा तो नहीं था, लेकिन उसकी एक परछाई जरूर थी। उनके पास उसके जूते का नंबर था, उसकी मोटरसाइकिल के टायर का पैटर्न था, उसकी कमीज का एक टुकड़ा था, और शायद उसकी पूरी डिजिटल जिंदगी अंजलि के फोन के मेमोरी कार्ड में कैद थी। शिकारी की तलाश अब पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी थी, और वो अपने पीछे सुरागों का एक ऐसा रास्ता छोड़ गया था जो सीधे उसी की तरफ जा रहा था। जांच के सुराग अब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की मेज पर थे। एक मोटरसाइकिल के टायर का निशान, एक नीली कमीज का फटा हुआ टुकड़ा और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन। ये बेजान चीजें थीं, लेकिन विक्रम राठौड़ जानते थे कि ये जल्द ही एक जीते जागते इंसान की कहानी बयान करेंगी। अब जांच का अगला और सबसे अहम चरण शुरू हुआ। उस इंसान को ढूंढना जो इन सुरागों से मेल खाता हो। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपनी टीम को पूरे देवीपुर गांव में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। उनका मकसद था गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात करना। वो जानते थे कि देवीपुर जैसे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए गांव में कोई भी राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकता। पुलिस की टीमें लोगों से पूछ रही थीं कि क्या उन्होंने उस शाम किसी को आम के बाग की तरफ जाते देखा था? क्या गांव में कोई ऐसा है जिसका अंजलि से कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई ऐसा जिसका बर्ताव औरतों के प्रति ठीक ना हो? जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, कई लोगों की बातों में से एक नाम बार बार उभर कर सामने आने लगा। पवन कुमार। पवन कुमार 23 साल का एक बेरोजगार नौजवान था जो गांव के बाहरी हिस्से में अकेला रहता था। उसका गांव में कोई अच्छा नाम नहीं था। उसका ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने और शराब पीने में गुजरता था। लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत थी गांव की लड़कियों को आते जाते परेशान करना, उन पर फप्तियां कसना। ज्यादातर लोग उससे डरते थे और उससे मुंह लगना पसंद नहीं करते थे। जांच को सबसे बड़ी दिशा तब मिली जब पुलिस ने अंजलि की सबसे करीबी सहेलियों से बात की। उन्होंने बताया कि पवन कुमार पिछले कई महीनों से अंजलि के पीछे पड़ा हुआ था। वो अक्सर स्कूल से आते जाते समय उसका रास्ता रोकता, उससे बात करने की कोशिश करता। अंजलि ने उसे कई बार बुरी तरह से झिड़का था और उससे दूर रहने को कहा था। अंजलि की एक सहेली ने एक घटना का भी जिक्र किया जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी। पवन ने बीच बाजार में अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और अंजलि ने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। उस दिन पवन बहुत अपमानित हुआ था और उसने अंजलि को धमकी दी थी कि वो उसे इस थप्पड़ का बदला लेकर रहेगा। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। अब पुलिस के पास न सिर्फ एक संदिग्ध था, बल्कि उस संदिग्ध के पास हत्या का एक मकसद भी था, अपमान का बदला। आखिरी कड़ी तब जुड़ी जब एक बूढ़े किसान ने पुलिस को बताया कि उसने उस मनहूस शाम को पवन कुमार को उसकी मोटरसाइकिल पर आम के बाग की तरफ तेजी से जाते हुए देखा था। अब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की आंखों के सामने तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। एक सिराफिरा आशिक जिसे ठुकरा दिया गया हो और जिसके मन में बदले की आग जल रही हो। घटनास्थल पर मिले जूतों का बड़ा आकार, मोटरसाइकिल के टायर के निशान और गांव वालों के बयान, सब कुछ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहा था, पवन कुमार। जांच की परछाई अब एक ठोस आकार ले चुकी थी। पुलिस को अपना मुख्य संदिग्ध मिल गया था। अब बस उसे पकड़कर उससे सच उगलवाना बाकी था। जैसे ही पवन कुमार का नाम मुख्य संदिग्ध के तौर पर सामने आया, इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने उसे पूछताछ के लिए थाने लाने का आदेश दिया। पुलिस की एक टीम पवन के किराए के कमरे पर पहुंची। वो एक छोटा, गंदा और अव्यवस्थित कमरा था जो उसकी अपनी जिंदगी की तरह ही बिखरा हुआ था। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो पवन बाहर आया।
उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अक्खड़प्पन और लापरवाही का भाव था। उसे पुलिस थाने लाया गया। पूछताछ के कमरे में इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ उसके सामने बैठे। कमरे का माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन पवन ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी चीज की परवाह न हो। विक्रम राठौड़ ने शांत और सीधी आवाज में पहला सवाल पूछा। पवन कुमार, जिस शाम अंजलि शर्मा की हत्या हुई, उस शाम तुम कहां थे? पवन ने एक तैयार किया हुआ जवाब दिया। उसने कहा कि वो उस शाम पास के दूसरे गांव में अपने एक दोस्त से मिलने गया था और देर रात लौटा। उसने अपने दोस्त का नाम और पता भी बताया। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसे इस मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है। उसने कहा, साहब, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसकी आंखों में झांकते हुए अगला सवाल पूछा। अच्छा, लेकिन गांव के लोग और अंजलि की सहेलियां तो कुछ और ही कहानी बताती हैं। उनका कहना है कि तुम पिछले कई महीनों से अंजलि को परेशान कर रहे थे। यह सुनते ही पवन का शांत चेहरा गुस्से से भर गया। वो रक्षात्मक हो गया। अरे साहब, वो तो बस मजाक मस्ती थी। आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से मजाक नहीं करते क्या? वो लड़की खुद बहुत घमंडी थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मैंने तो बस दोस्ती करनी चाहिए थी। उसका लहजा अब भी अकड़ से भरा हुआ था, जैसे वो अपनी गलती मानने को तैयार ही ना हो। विक्रम राठौड़ ने उसे बीच में नहीं टोका। उन्होंने उसके झूठे बहाने और उसकी बनावटी कहानी को धैर्य से सुना। पवन अपने झूठे बयानों के जाल में खुद ही उलझता जा रहा था। जब उससे उसके दोस्त के बारे में और सवाल पूछे गए तो वो घबरा गया और उसके जवाब मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन सिर्फ शक और गांव वालों के बयानों के आधार पर पुलिस उससे जुर्म कबूल नहीं करवा सकती थी। पवन एक जिद्दी और शातिर दिमाग का लड़का था। वो जानता था कि जब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता, वो इनकार कर सकता है। पूछताछ कई घंटों तक चली, लेकिन पवन अपनी कहानी पर अड़ा रहा। वो बार बार यही दोहराता रहा कि वो बेकसूर है। अंत में इंस्पेक्टर राठौड़ ने पूछताछ को उस दिन के लिए रोक दिया, लेकिन उन्होंने पवन को हिरासत में रखने का फैसला किया ताकि वो कोई सबूत मिटाने या भागने की कोशिश न कर सके। पवन को लग रहा था कि वो अपनी चालाकी से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया है। उसे क्या पता था कि जब वो थाने में अपने झूठे बयान दे रहा था, उसी वक्त एक दूसरे शहर की फॉरेंसिक लैब में अंजलि का टूटा हुआ मोबाइल फोन और घटनास्थल से मिले सबूत उसकी बर्बादी की असली कहानी लिख रहे थे। पहली मनोवैज्ञानिक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब इंतजार था विज्ञान और तकनीक के आखिरी वार का। पवन कुमार पुलिस की हिरासत में था, लेकिन उसका मुंह बंद था। वो एक ही रट लगाए हुए था कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ जानते थे कि सिर्फ शक और गांव वालों के बयानों से वो ज्यादा देर तक पवन को हिरासत में नहीं रख सकते। उन्हें एक ऐसे ठोस वैज्ञानिक सबूत की जरूरत थी जो पवन के झूठ के किले को हमेशा के लिए ढहा दे। और वो सबूत अंजलि के टूटे हुए मोबाइल फोन के अंदर छिपा हुआ था। जांच की उम्मीदें अब टिकी हुई थीं लखनऊ की साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला पर, जहां विशेषज्ञों की एक टीम उस टूटे हुए फोन से डेटा निकालने की कोशिश कर रही थी। फोन की स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सही सलामत था। विशेषज्ञों ने बड़ी ही सावधानी से मेमोरी कार्ड को निकाला और उसे एक विशेष उपकरण से जोड़कर डेटा को फिर से हासिल करने की जटिल प्रक्रिया शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अंजलि के फोन का सारा डेटा एक एक करके सामने आने लगा। उसकी तस्वीरें, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सबसे जरूरी, उसके सारे संदेश। जैसे ही रिपोर्ट बनकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की मेज पर पहुंची, उनकी आंखें चमक उठीं। यह इस मामले में पुलिस की पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी। रिपोर्ट में एक अनजाने नंबर से आए कई संदेशों का जिक्र था। जब उस नंबर की जांच की गई तो वो पवन कुमार के नाम पर दर्ज पाया गया और उन संदेशों में जो लिखा था वो पवन के अपराध की पूरी कहानी बयान कर रहा था। शुरुआती संदेशों में पवन ने अंजलि से दोस्ती करने और मिलने की जिद की थी। ये संदेश दिखाते थे कि कैसे अंजलि ने उसे बार बार बहुत ही शालीनता से मना किया था और उसका पीछा न करने को कहा था। लेकिन जैसे जैसे अंजलि उसे नजरअंदाज करती गई, पवन के संदेशों का लहजा बदलता गया। अब उनमें दोस्ती की जगह एक अजीब सा हक और गुस्सा था। उसने लिखा था,
तुम खुद को समझती क्या हो, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। एक और संदेश में लिखा था, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। और फिर हत्या से कुछ दिन पहले भेजे गए आखिरी संदेशों ने पवन के इरादों को पूरी तरह से साफ कर दिया था। उनमें से एक संदेश में उसने अंजलि द्वारा मारे गए थप्पड़ का जिक्र करते हुए लिखा था, जिस दिन तूने मुझ पर हाथ उठाया था उसी दिन मैंने कसम खाई थी, तू इस अपमान का अंजाम भुगतेगी, बहुत पछताएगी तू। यह सिर्फ संदेश नहीं थे, यह एक अपराधी के दिमाग का पूरा नक्शा था। यह दिखाते थे कि पवन अंजलि के प्यार में नहीं बल्कि उसके जुनून में पागल था, और जब उसका जुनून ठुकरा दिया गया तो वो नफरत और बदले की आग में बदल गया। इन संदेशों ने पवन के उस झूठ को भी तार तार कर दिया था जिसमें उसने कहा था कि उसका अंजलि से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस के पास यह साबित करने के लिए एक ठोस सबूत था कि पवन अंजलि को लगातार परेशान कर रहा था, उसे धमका रहा था और उसके मन में अंजलि के लिए गहरी नफरत थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने संदेशों की प्रिंट की हुई कॉपी हाथ में ली। उनके चेहरे पर एक गंभीर संतुष्टि का भाव था। पवन कुमार के झूठ का किला अब दरकने लगा था और अब राठौड़ के पास वो हथियार था जिससे वो उस किले की आखिरी दीवार को भी गिरा सकते थे। अंजलि के मोबाइल फोन से मिले धमकी भरे संदेशों ने पवन कुमार के खिलाफ पुलिस के शक को और भी गहरा कर दिया था। इन संदेशों के आधार पर इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने अदालत से पवन के किराए के कमरे की तलाशी का एक नया वारंट हासिल कर लिया। इस बार पुलिस की टीम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही थी, उन्हें पता था कि उन्हें क्या ढूंढना है। एक बार फिर पुलिस की टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पवन के उस गंदे और बिखरे हुए कमरे में पहुंची। पिछली बार जब वो यहां आए थे तो यह सिर्फ एक संदिग्ध का कमरा था, लेकिन अब यह एक कातिल की मांद की तरह लग रहा था जहां जुर्म के राज छिपे हुए थे। टीम ने बड़ी ही बारीकी से हर एक चीज की तलाशी शुरू की। उनका सबसे पहला निशाना थी वो नीली कमीज जिसका एक टुकड़ा घटनास्थल पर पेड़ की टहनी में फंसा मिला था। उन्होंने कमरे के एक कोने में पड़े गंदे कपड़ों के ढेर को खंगालना शुरू किया और कुछ ही देर की तलाश के बाद उन्हें वो कमीजज मिल गई। एक नीले रंग की सूती कमीजज जिस पर पसीने और धूल के दाग थे, और जैसे ही एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने उस कमीज को रोशनी में फैलाया, सबकी नजरें एक जगह पर टिक गईं। कमीज की दाहिनी आस्तीन पर एक फटा हुआ हिस्सा था। विशेषज्ञ ने बड़ी सावधानी से सबूत के बैग में से कपड़े का वो छोटा टुकड़ा निकाला जो घटनास्थल से मिला था। जब उस टुकड़े को कमीज के फटे हुए हिस्से पर रखा गया तो वो उसमें बिल्कुल सटीक बैठ गया। कपड़े के रेशे, उसका रंग और फटने का तरीका, सब कुछ एक दूसरे से मेल खा रहा था। इतना ही नहीं, कमीज के कॉलर के पास खून के कुछ हल्के धुंधले धब्बे भी थे जिन्हें जांच के लिए नमूने के तौर पर ले लिया गया। यह एक बहुत बड़ा सबूत था जो पवन को सीधे घटनास्थल से जोड़ता था। लेकिन तलाशी अभी खत्म नहीं हुई थी। टीम ने कमरे का कोना कोना छानना जारी रखा और फिर बिस्तर के नीचे उन्हें नायलॉन की रस्सी का एक अधूरा बंडल मिला। यह वही रस्सी थी जिसका इस्तेमाल गांव में आमतौर पर होता था। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने उस रस्सी के कटे हुए सिरे की जांच की। फिर उन्होंने सबूत के बैग से रस्सी का वो टुकड़ा निकाला जिससे अंजलि का शव लटका हुआ था। जब दोनों टुकड़ों के सिरों का माइक्रोस्कोप के नीचे मिलान किया गया तो यह साफ हो गया कि दोनों एक ही रस्सी के हिस्से हैं। काटने का तरीका और रेशों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। अब पवन कुमार के खिलाफ सबूतों का एक पहाड़ खड़ा हो चुका था। उसके धमकी भरे संदेश, घटनास्थल पर उसकी मोटरसाइकिल के टायर के निशान और अब उसके ही कमरे से मिली उसकी फटी हुई कमीज और हत्या में इस्तेमाल हुई रस्सी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ जानते थे कि पवन कुमार अब भाग नहीं सकता। उसके झूठ और इनकार के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। अब बस आखिरी कील ठोकनी बाकी थी, और वो कील थी फॉरेंसिक लैब से आने वाली अंतिम डीएनए रिपोर्ट। अगले दिन पवन कुमार को एक बार फिर पूछताछ कक्ष में लाया गया। एक दिन की हिरासत ने उसकी अकड़ थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक झूठा आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वो जल्द ही छूट जाएगा। कमरे में इस बार सिर्फ इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ बैठे थे। मेज पर एक मोटी सी फाइल रखी थी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी,
जो किसी भी आने वाले तूफान से पहले होती है। विक्रम राठौड़ ने कोई भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने फाइल खोली और उसमें से कुछ कागजात निकालकर पवन के सामने रख दिए। ये अंजलि के फोन से निकाले गए संदेशों के प्रिंट आउट थे। पवन, हमने अंजलि के फोन से सारे संदेश निकाल लिए हैं, राठौड़ ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। इनमें एक अनजाने नंबर से आए कई धमकी भरे संदेश भी हैं। वो नंबर तुम्हारे नाम पर है। पवन का चेहरा सफेद पड़ गया। राठौड़ ने पढ़ना शुरू किया। तुम खुद को समझती क्या हो? इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। और यह आखिरी वाला, जिस दिन तूने मुझ पर हाथ उठाया था उसी दिन मैंने कसम खाई थी, तू इस अपमान का अंजाम भुगतेगी। इन संदेशों के बारे में क्या कहोगे पवन? पवन की जुबान लड़खड़ा गई। साहब, वो तो बस गुस्से में लिख दिया था। मेरा मतलब वो नहीं था। यह पहली बार था जब उसकी आवाज में डर कांप रहा था। इससे पहले कि वो कोई और बहाना बनाता, विक्रम राठौड़ ने मेज पर एक बड़ा सा सबूत का बैग रखा। उसके अंदर नीले रंग की एक फटी हुई कमीज थी। क्या तुम्हें यह कमीज याद है पवन? उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने एक और छोटा बैग निकाला जिसमें कपड़े का वो टुकड़ा था जो घटना स्थल पर मिला था। उन्होंने दोनों को साथ रखकर दिखाया। हमारी फॉरेंसिक टीम का कहना है कि यह टुकड़ा तुम्हारी इसी कमीज का है। बिल्कुल सटीक मिलान। पवन की आंखें दहशत से फैल गईं। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ खिसक गया। लेकिन राठौड़ यही नहीं रुके। उन्होंने एक और तस्वीर निकाली। और यह रस्सी, इसका एक हिस्सा अंजलि के गले में था और बाकी का बंडल तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिला। हमारी रिपोर्ट कहती है कि दोनों के कटने का निशान एक ही है। पवन अब बुरी तरह से कांप रहा था। उसका झूठा आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस सिर हिलाकर नहीं नहीं बुदबुदा रहा था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने कुछ पल का सन्नाटा रहने दिया। उन्होंने पवन को उसके झूठ के मलबे में छटपटाते हुए देखा और फिर उन्होंने अपना आखिरी और सबसे घातक हथियार निकाला। उन्होंने एक और रिपोर्ट मेज पर पवन की तरफ सरका दी। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट। राठौड़ ने आगे झुककर अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा और स्पष्ट करते हुए कहा, खेल खत्म हो गया। पवन, यह रिपोर्ट कहती है कि अंजलि ने मरने से पहले संघर्ष किया था और उसके नाखूनों के नीचे से जो त्वचा मिली है उसका डीएनए तुमसे 100% मेल खाता है। पवन जैसे जम गया हो। और यह रिपोर्ट यह भी कहती है, राठौड़ ने कहना जारी रखा, कि तुम्हारी इस नीली कमीज पर जो खून के धब्बे मिले हैं वो खून अंजलि शर्मा का है। यह सुनना था कि पवन कुमार पूरी तरह से टूट गया। सबूतों के इस पहाड़ के नीचे उसका हर झूठ, हर बहाना, हर अकड़ चकनाचूर हो चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और एक बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्होंने अपना काम कर दिया था। विज्ञान और सबूतों ने अपराधी को उसके घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अब सच बोलने का वक्त आ गया है पवन। हमें शुरू से सब कुछ बताओ। डीएनए रिपोर्ट के रूप में अकाट्य सच्चाई सामने आने के बाद पवन कुमार का झूठ का किला ढह गया। उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी सारी अकड़ आंसुओं के सैलाब में बह गई। वह एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए बच्चे की तरह अपने हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगा। पूछताछ कक्ष की खामोशी में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने उसे कुछ देर रोने दिया। वो जानते थे कि अपराधी का कबूलनामा सिर्फ सबूतों से नहीं बल्कि उसके टूटे हुए घमंड और डर से निकलता है। कुछ देर बाद जब पवन थोड़ा शांत हुआ तो राठौड़ ने शांत आवाज में कहा, अब हमें सब कुछ सच सच बताओ पवन, शुरू से। और फिर पवन कुमार ने बोलना शुरू किया। एक ऐसी खौफनाक कहानी जो जुनून, नफरत और हैवानियत से लिखी गई थी। उसने बताया कि वो अंजलि को पिछले कई महीनों से देख रहा था। वो उसकी सुंदरता पर मोहित था, लेकिन यह कोई प्यार नहीं था, यह एक जुनून था। उसे हासिल करने की एक जिद थी। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि अंजलि, एक साधारण किसान की बेटी, उसे नजरअंदाज करती थी और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। उसने कई बार उसका रास्ता रोका, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अंजलि ने उसे झिड़क दिया। उसके कबूलनामे में सबसे ज्यादा जहर उस दिन के लिए था जब अंजलि ने उसे बाजार में सबके सामने थप्पड़ मारा था। उसने कहा, साहब,
उसने भरे बाजार में मेरी इज्जत उतार दी थी। मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। मैं उस अपमान को सह नहीं पाया। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसका जुनून अब बदले की आग में बदल चुका था। उस मनहूस शाम उसने अंजलि का पीछा किया। वो जानता था कि अंजलि को तस्वीरें खींचने का शौक है और वो अक्सर उस आम के बाग में जाती है। वो वहां छिपकर उसका इंतजार करने लगा। उसने बताया कि उसका इरादा अंजलि को मारने का नहीं था। वो बस उसे डराना चाहता था, उसे अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था। जब अंजलि बाग में अकेली थी तो वो अचानक उसके सामने आ गया। अंजलि उसे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी। पवन ने उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह दबाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसने पवन के चेहरे और हाथों पर अपने नाखूनों से गहरे खरोंचे मारी। अंजलि का यह संघर्ष देखकर पवन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे अपनी मर्दानगी पर एक और चोट महसूस हुई। बदले की आग और पकड़े जाने के डर से वो अंधा हो गया। उसने अंजलि को चुप कराने के लिए उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं बस चाहता था कि वो चिल्लाना बंद कर दे, लेकिन मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ ही मिनटों के संघर्ष के बाद अंजलि का शरीर शांत पड़ गया। जब पवन को एहसास हुआ कि अंजलि मर चुकी है तो वो बुरी तरह से घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, यह सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। और फिर उसे फिल्मों में देखा हुआ एक आइडिया आया। इसे एक आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। उसने अपनी मोटरसाइकिल में रखी रस्सी निकाली। उसने बड़ी मुश्किल से अंजलि के बेजान शरीर को उठाया और उसे आम की एक नीची डाल से लटका दिया। इस हड़बड़ी में उसने अंजलि का फोन तोड़ दिया और उसकी चप्पलें भी वहीं छूट गईं। उसे लगा कि उसने एक बहुत ही चालाकी भरा काम किया है और कोई उस पर शक नहीं करेगा। अपना जुर्म कबूल करते हुए वो लगातार रोता रहा, कहता रहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। उसका कबूलनामा खत्म हो चुका था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। यह किसी शातिर अपराधी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक हारे हुए, कुंठित और वहशी इंसान की कहानी थी, जिसने अपनी झूठी मर्दानगी के लिए एक मासूम लड़की के सपनों और उसकी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया था। पवन कुमार के कबूलनामे के कई महीने बीत गए। इस दौरान पुलिस ने अपनी सारी जांच पूरी करके एक विस्तृत और मजबूत आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इस मामले की संवेदनशीलता और जनता के गुस्से को देखते हुए अदालत ने फैसला किया कि इस मुकदमे की सुनवाई देवीपुर के पास वाले कस्बे के बड़े स्टेडियम में एक चलती फिरती अदालत लगाकर की जाएगी, ताकि आम लोग भी इस ऐतिहासिक मुकदमे के गवाह बन सकें। फैसले के दिन सुबह से ही स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। यह भीड़ सिर्फ तमाशा देखने नहीं आई थी। उनकी आंखों में गुस्सा था और अंजलि के लिए इंसाफ की मांग थी। चारों तरफ मीडिया की गाड़ियां और पत्रकारों का जमावड़ा था। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इस मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। जब पुलिस की गाड़ी पवन कुमार को लेकर वहां पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग उस पर चिल्ला रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। पवन कुमार अब वो अकड़ वाला, निडर लड़का नहीं था। हिरासत में बिताए महीनों ने उसे तोड़ दिया था। वो दुबला, पीला और डरा हुआ लग रहा था। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। अदालत के अंदर माहौल बहुत ही गंभीर था। एक तरफ कटघरे में पवन कुमार सिर झुकाए खड़ा था और दूसरी तरफ पहली पंक्ति में अंजलि का परिवार बैठा था। उसकी मां ने अपनी बेटी की एक तस्वीर को सीने से लगा रखा था। उसके पिता एक पत्थर की मूर्ति की तरह खामोशी से बैठे थे, लेकिन उनकी लाल आंखें उनके अंदर के तूफान को बयां कर रही थीं। जैसे ही न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठे, कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने अपनी शुरुआती दलीलें एक बहुत ही भावुक और दमदार भाषण के साथ शुरू की। उन्होंने पवन कुमार को भेड़ की खाल में भेड़िया कहा, एक ऐसा दरिंदा जिसने एक मासूम लड़की के सपनों को अपनी हवस और अहंकार के लिए कुचल दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सबूतों को अदालत के सामने रखना शुरू किया। सबसे पहले अंजलि की सहेलियों और गांव के लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने पवन द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ और दी गई धमकियों के बारे में विस्तार से बताया। उस बूढ़े किसान ने भी गवाही दी जिसने पवन को उस शाम बाघ की तरफ जाते देखा था। फिर
फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मोटरसाइकिल के टायर के निशान, कमीज का फटा हुआ टुकड़ा, रस्सी का मिलान और सबसे बढ़कर डीएनए रिपोर्ट। हर सबूत को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया जिससे शक की कोई गुंजाइश न बचे। और फिर अदालत के उस खामोश कमरे में पवन कुमार का वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया कबूलनामा चलाया गया। हजारों लोगों ने अपनी सांसें रोककर उस हैवान को खुद अपने मुंह से अपने जुर्म की कहानी सुनाते हुए सुना। जब उसने अंजलि पर हमला करने और उसका गला घोंटने के बारे में बताया तो अंजलि की मां की एक दर्दनाक चीख निकल गई। बचाव पक्ष के वकील के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। उन्होंने बस एक ही दलील दी कि पवन एक जवान लड़का है, उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने यह जुर्म आवेश में आकर किया है और अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। उन्होंने अदालत से रहम की अपील की, लेकिन सरकारी वकील ने इस दलील को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह आवेश में किया गया जुर्म नहीं था, यह बदले की भावना से किया गया एक सोचा समझा अपराध था। और हत्या के बाद जिस ठंडे दिमाग से उसने एक नकली घटना स्थल बनाया, वो दिखाता है कि उसके मन में कोई पछतावा नहीं, सिर्फ खुद को बचाने की चालाकी थी। यह समाज के लिए एक खतरा है और इसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। सारे सबूत पेश हो चुके थे, सारी दलीलें सुनी जा चुकी थीं। अब इंतजार था सिर्फ इंसाफ के ऐलान का। सरकारी वकील की दलीलें खत्म होने के बाद अदालत में एक गहरा बोझिल सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने घोषणा की कि वो सारे सबूतों और बयानों पर विचार करने के बाद कुछ देर में अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। इंतजार का वो हर एक पल वहां मौजूद हर इंसान के लिए एक सदी जैसा था। स्टेडियम में बैठी हजारों लोगों की भीड़ खामोश थी, उनकी नजरें सिर्फ न्यायाधीश की कुर्सी पर टिकी हुई थीं। अंजलि का परिवार हाथ जोड़े कांपते हुए होंठों से प्रार्थना कर रहा था और कटघरे में खड़ा पवन कुमार एक जिंदा लाश की तरह बिना हिले डुले जमीन को घूर रहा था। कुछ देर बाद न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर वापस आए। उनके आते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ थी। उन्होंने कहा, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना है। पेश किए गए सभी सबूतों, गवाहों के बयानों, फॉरेंसिक रिपोर्टों और खुद अभियुक्त के कबूलनामे की गहन जांच की गई है। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त पवन कुमार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बिना किसी संदेह के पूरी तरह से साबित होते हैं। बचाव पक्ष की यह दलील कि यह जुर्म आवेश में आकर किया गया था, बिल्कुल बेबुनियाद है। हत्या करने के बाद जिस ठंडे दिमाग से अभियुक्त ने एक नकली घटना स्थल बनाया, वो उसकी क्रूर और शातिर मानसिकता को दिखाता है। जज ने एक पल के लिए रुककर कटघरे में खड़े पवन कुमार की तरफ देखा। यह जुर्म सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह हमारे समाज के भरोसे पर, हमारी बेटियों की सुरक्षा पर और इंसानियत पर एक हमला है। यह मामला विरले से विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है, जहां अपराधी के लिए किसी भी तरह की नरमी या रहम की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका सबको इंतजार था। न्यायाधीश ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसलिए यह अदालत अभियुक्त पवन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत हत्या, बलात्कार के प्रयास और सबूत मिटाने की कोशिश का दोषी पाती है और इन घिनौने अपराधों के लिए यह अदालत उसे कानून में मौजूद सबसे कठोर सजा सुनाती है। सजा ए मौत, यानी फांसी की सजा। यह सुनना था कि अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भीड़ अंजलि को न्याय मिला के नारे लगाने लगी। अंजलि की मां, जो अब तक खुद को संभाले हुए थीं, जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने के थे। उसके पिता ने उसे सहारा दिया और उनकी खुद की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पवन कुमार, जैसे ही उसने फांसी की सजा शब्द सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बेजान होकर नीचे गिरने ही वाला था कि पास खड़े 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब कोई अकड़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। अदालत में इंसाफ का हथौड़ा चल चुका था। अंजलि शर्मा के कातिल को उसके किए की सजा मिल चुकी थी।
पवन कुमार की जिंदगी का अध्याय अब खत्म हो चुका था। जैसे ही न्यायाधीश के हथौड़े की आवाज ने सजा ए मौत का ऐलान किया, स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ में जैसे एक करंट दौड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद तालियों और अंजलि को न्याय मिला के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लोगों का गुस्सा अब एक अजीब सी संतुष्टि में बदल गया था। इंसाफ, आखिरकार इंसाफ हो गया था। पुलिस की भारी सुरक्षा में पवन कुमार के बेजान शरीर को कटघरे से बाहर ले जाया गया। उसकी आंखों में अब मौत का खालीपन था। भीड़ में से कुछ लोगों ने उसकी तरफ जूते, चप्पल फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस शोर और हंगामे से दूर पहली पंक्ति में बैठे अंजलि के परिवार के लिए यह जीत का क्षण नहीं था। अंजलि की मां, जो अब तक किसी तरह खुद को संभाले हुए थीं, जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। यह आंसू खुशी के नहीं थे, यह उस दर्द के आंसू थे जो अब शायद कभी खत्म नहीं होगा। उनके पति ने उन्हें सहारा देकर उठाया। उस मजबूत किसान की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। हाँ, उनकी बेटी के कातिल को सजा मिल गई थी, लेकिन इससे उनकी बेटी वापस तो नहीं आने वाली थी। इंसाफ ने उनके जख्मों पर मरहम तो लगाया था, लेकिन जख्म अभी भी उतने ही गहरे थे। उस दिन शर्मा परिवार जब वापस अपने गांव देवीपुर लौटा, तो उनके घर के बाहर पूरे गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से, नम आंखों से उस परिवार को सहारा देने के लिए मौजूद थे जो अपना सब कुछ खो चुका था। घर के अंदर मां सीधी अपनी बेटी अंजलि की तस्वीर के पास गईं, जो अब एक फूलों के हार के पीछे थी। उन्होंने तस्वीर को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया और सिसकियां लेते हुए कहा, न्याय मिल गया मेरी बच्ची, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। देख, तेरे कातिल को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन यह कहते कहते उनकी आवाज और भी ज्यादा दर्द से भर गई। वो अंजलि के कमरे में गईं, उसकी किताबों को, उसके कपड़ों को और उसके फोन में बची उसकी तस्वीरों को देखने लगीं। हर चीज उनकी बेटी की याद दिला रही थी, और हर याद एक नए आंसू को जन्म दे रही थी। अंजलि के पिता उस रात घर के बरामदे में चुपचाप बैठे रहे। वो उस रास्ते को घूर रहे थे जिससे उनकी बेटी हर शाम स्कूल से लौटती थी। उनकी खामोशी उनके शोर से ज्यादा दर्दनाक थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उनकी बेटी कहती थी, पिताजी, जब मैं गाइड बन जाऊंगी तो आपको और मां को पूरे देश की सैर कराऊंगी। यह एक ऐसा सपना था जो अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। घर के एक कोने में अंजलि का छोटा भाई अपनी बहन की पुरानी किताबों को लेकर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, एक खामोश गुस्सा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ेगा। वो अपनी बहन के सपने को पूरा करेगा। पूरे गांव का माहौल भी बदल गया था। एक तरफ लोगों में एक राहत थी कि कातिल पकड़ा गया और उसे सजा मिल गई। अब उनकी बेटियों को पवन जैसे दरिंदों से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा डर भी उनके मन में बैठ गया था। यह डर कि बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे ही बीच, हमारे ही गांव में एक साधारण से चेहरे के पीछे छिपी हो सकती है। पवन कुमार के परिवार को गांव वालों ने लगभग बहिष्कृत कर दिया था। कोई उनसे बात नहीं करता था। उसके किए की सजा उसके बेकसूर मां बाप को भी भुगतनी पड़ रही थी। यह खबर अब सिर्फ देवीपुर तक ही सीमित नहीं थी। देश भर के अखबारों और समाचार चैनलों पर अंजलि शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा और पवन कुमार का खौफनाक चेहरा दिखाया जा रहा था। यह अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, यह भारत में औरतों की सुरक्षा के बड़े और गंभीर सवाल का एक प्रतीक बन चुका था। अदालत का अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन अंजलि के परिवार और देवीपुर गांव के लिए दर्द और यादों का एक नया और शायद कभी न खत्म होने वाला अध्याय अब बस शुरू ही हुआ था। पवन कुमार को मिली सजा ए मौत ने कानून का अध्याय तो बंद कर दिया था, लेकिन देवीपुर गांव के लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंजलि शर्मा की क्रूर हत्या ने गांव की आत्मा पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ दिया था जिसे भरने में कई साल लगने वाले थे। शुरुआती कुछ महीनों तक गांव में एक अजीब सा डर और सन्नाटा पसरा रहा। माता पिता अपनी बेटियों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा चिंतित हो गए थे। शाम होते ही लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो आम का बाग, जो कभी बच्चों के खेलने और लोगों के सुस्ताने की जगह हुआ करता था, अब एक मनहूस जगह बन चुका था।
जहां कोई अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे पवन कुमार के अपराध ने गांव की आजादी और मासूमियत पर एक पहरा बिठा दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे डर की जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली। गांव के सरपंच ने एक पंचायत बुलाई। उस पंचायत में गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सिर्फ आंसू बहाने और डरने से काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें अपनी बेटियों को एक सुरक्षित भविष्य देना है तो उन्हें खुद कुछ करना होगा। यह इस त्रासदी का एक सकारात्मक मोड़ था। सबसे पहले गांव वालों ने मिलकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया और गांव की सभी अंधेरी और सुनसान सड़कों पर, खासकर उस बाघ की तरफ जाने वाले रास्ते पर, स्ट्रीट लाइटें लगवाईं। अब गांव की रातें उतनी अंधेरी और डरावनी नहीं थीं। इसके बाद गांव के नौजवानों ने मिलकर एक स्वयंसेवी गश्ती दल बनाया। वो रात में टोलियों में गांव के बाहरी हिस्सों में गश्त करते ताकि कोई भी अकेला या असुरक्षित महसूस न करे। अंजलि के स्कूल ने भी एक बहुत ही अहम कदम उठाया। उन्होंने अपनी सभी छात्राओं के लिए आत्मरक्षा की एक अनिवार्य कार्यशाला शुरू की, जहां उन्हें अपनी सुरक्षा करने के तरीके सिखाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में आया। अब गांव में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को लड़कों की मस्ती कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाता था। अब लोग ऐसे मामलों पर चुप नहीं रहते थे, बल्कि तुरंत इसका विरोध करते थे। समाज ने यह सबक एक बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकाकर सीखा था। अंजलि की मौत व्यर्थ नहीं गई थी। उसकी दुखद कहानी पूरे समुदाय के लिए एक चेतावनी और एक उत्प्रेरक बन गई थी। उस गांव ने अपनी एक बेटी को खोया था, लेकिन इस नुकसान ने उन्हें एक दूसरे की ओर, अपनी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा एकजुट कर दिया था। यह एक कड़वी सच्चाई थी कि अंजलि की मौत ने ही गांव को गहरी नींद से जगाया था। उसके खून से जो अंधेरा फैला था, अब पूरा गांव मिलकर उस अंधेरे को रोशनी से मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस त्रासदी को अब कई साल बीत चुके हैं। देवीपुर गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ चुकी है। खेतों में फसलें उगती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और त्योहारों पर मेले लगते हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन उस गांव की आत्मा में अंजलि शर्मा की याद एक ऐसे निशान की तरह बस गई है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। शर्मा परिवार ने अपने दुहख के साथ जीना सीख लिया है। अंजलि की मां अब अक्सर गांव की दूसरी औरतों के साथ मिलकर सामाजिक कामों में हिस्सा लेती हैं। वो कहती हैं कि दूसरों की मदद करने से उन्हें अपनी बेटी के होने का एहसास होता है। पिता अब भी उतने ही खामोश हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में एक शांति है, इस बात का सुकून कि उनकी बेटी को इंसाफ मिला। और अंजलि का छोटा भाई अब एक नौजवान बन चुका है। उसने अपनी बहन से किया हुआ खामोश वादा पूरा किया। उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और आज वो पर्यटन के एक बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है। वो कहता है कि जब वो एक गाइड बनेगा तो वो दुनिया को सिर्फ भारत की इमारतें और कहानियां ही नहीं सुनाएगा, बल्कि अपनी बहन की कहानी भी सुनाएगा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। वो आम का बाग अब कोई मनहूस जगह नहीं है। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटा सा स्मारक बनाया है, जहां अंजलि की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी है। अब वो जगह डर की नहीं, बल्कि याद और प्रेरणा की प्रतीक बन चुकी है। और पवन कुमार, वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है। उसने एक जिंदगी छीनी थी और बदले में अपनी खुद की जिंदगी भी हमेशा के लिए गंवा दी। अंजलि शर्मा की यह दर्दनाक कहानी हमें कई गहरे सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई हमारे ही बीच एक साधारण से चेहरे के पीछे छिपी हो सकती है, और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को कभी भी मामूली मजाक समझकर नजरअंदाजा नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें हमारे कानून और पुलिस व्यवस्था के उस दृढ़ संकल्प को भी दिखाती है जो एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सबसे बढ़कर यह कहानी हमें जिंदगी की नाजुकता और उसकी कीमत का एहसास कराती है। अंजलि की जिंदगी छीन ली गई, लेकिन उसकी यादें और उसके सपने आज भी जिंदा हैं। वो अपने भाई के इरादों में जिंदा है, वो गांव की बदली हुई सोच में जिंदा है, और वो हर उस लड़की की हिम्मत में जिंदा है जो अब अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय पर चुप नहीं रहती। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हमारे समाज को औरतों की सुरक्षा के लिए और भी सख्त कदमों की जरूरत है? हमें अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।